नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। आज यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, वो आज हम कर रहे हैं। उसके एमसीक्यू 100 एमसीक्यू रहेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यू हैं, जो पहले आए हुए हैं, उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ कर रहे हैं। आशा करते हैं हम ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। आइए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण के लिए, पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, उपरोक्त सभी। आप बताइए, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए, पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी कि ये सभी प्रक्रियाएं शिक्षण सिद्धांतों को समझने में आवश्यक हैं। अगला है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्ञान उपदेश, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यक्तिगत सामंजस्य, कौशल अभिग्रहण, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है लगभग हमने केवीएस मैदान से लिए हुए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। आपको पता होगा केवीएस मैदान मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक में से एक आती है, ठीक है। अगला क्या है, ज्ञान उपदेश, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यक्तिगत सामंजस्य, कौशल अभिग्रहण। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन क्या रहेगा, अच्छे से देखते होंगे आप। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू हैं, पहले आए हुए परीक्षाओं के लिए। निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। शैक्षणिक दर्शन शास्त्र, शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक समाजशास्त्र, शैक्षणिक राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। शिक्षक किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, आप देखिए। ऑप्शन नंबर बी, आपने देखा होगा, शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान। अगला देखते हैं, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से गृह कार्य करवाना, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, ठीक है। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों में गृह कार्य करवाना, ये तो नहीं होगा। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, ये भी नहीं होगा। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, ठीक है, सामंजस्य बनाना, उसके लिए अच्छे से ढंग से तैयार करना, तो यही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए, ठीक है। यह देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है, इसको केवल पारंपरिक शिक्षा द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य है सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में। आप प्रश्न अच्छे से पढ़िए, प्रश्न के अंदर ही उत्तर छिपा हुआ है, ठीक है। इसका ऑप्शन रहेगा, द अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है, ठीक है। अगला है, एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं कक्षा में दूसरे और किसी बारे में सोच रहा हो छात्र। सभी छात्र सजातीय नहीं हैं, सभी छात्र सजातीय नहीं हैं, विचारों की सहमति स्वाभाविक है, ठीक है। तो आप इसमें से ऑप्शन छाट सकते हैं, कक्षा में दूसरे विचार हो सकते हैं, ये ठीक है। सभी छात्र सजातीय नहीं हैं, ये गलत है। विचारों की सहमति स्वाभाविक है, ठीक है, यानी कि विचारों का आना स्वाभाविक है, आपके अंदर सहमति आ सकती है विचारों के अंदर। तो ऑप्शन लगा सकते हैं आप 1 और 3, ठीक है, और सी ऑप्शन ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है।
ठीक है, किसके अंदर दिया जाता है? प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, व्यवहारिकतावाद। ठीक है, देखिए उत्तर क्या रहेगा? प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद। ठीक है, इसके अंदर हम यह आदर्शवाद को देखते हैं। ठीक है, आदर्शवाद को देखते हैं। अगला है हमारा, शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, समायोजित करना, रूपांतरित होना, आत्मसात होना, भिन्न मत होना। लगाइए, सीरियल वाइज लगाइए इनको। समायोजित करना, रूपांतरित होना, आत्मसात होना, भिन्न मत होना। ठीक है, पहला लगाते हैं समायोजित करना, अगला क्या है? रूपांतरित होना तथा आत्मसात होना। ठीक है, आत्मसात होना। ये दिन में से देखिए, आप सीरीज वाइज लगाने की कोशिश करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, यही प्रश्नों का आपको बार बार पूछा जाता है। शिक्षण द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों के चक्रीय रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहले हम नंबर 3 लगाते हैं, आत्मसात होना। एक है समायोजित करना, फिर है 2 रूपांतरित होना, फिर 4 है भिन्न मत होना। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ठीक है, हाँ सही है। अगला देखते हैं, हम प्राय यह कहते हैं कि कोई छात्र एक जैसे नहीं हो सकते। निम्नलिखित किस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं? ठीक है, पालन पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा, योग्यता, मनोदृष्टि, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी लगाएंगे, सभी के सभी ऑप्शन इसमें अंदर ठीक है। अगला है, कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में किसको सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है? ठीक है, प्रशंसा, सांकेतिक पुरस्कार, किसी कार्य में सफल होना, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी सही रहेगा इसके अंदर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी लेंथ ज़्यादा रहेगी। जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? ठीक है, अगला देखते हैं, प्रमाक सिद्धांत, थार्डी के सिद्धांत, पावलोक एक्सपेरिमेंट, उपरोक्त में कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़े भी होंगे आपने सिद्धांतों के बारे में। तो जो गणित का कार्य जो संपन्न करते हैं उसके लिए हम प्रेमार्क सिद्धांत, मार्क सिद्धांत प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से मार्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है? सुधारणात्मक वर्णनीति, सुधारणात्मक पठन, सुधारणात्मक अधिगम, सुधारणात्मक व्यवहार। ठीक है, इसका ऑप्शन रहेगा आपका मोरफोग्राफ शब्द किससे संबंधित है? सुधारणात्मक वर्तनी है उससे संबंधित है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुरूप है? शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं। विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं। सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन आप दिया हुआ है। ठीक है, आप ये ऐसा बहुत बार होता है कि उपरोक्त सभी ही ऑप्शन में हो तो आंसर होगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगर लिखित में से कौन सा शब्द इस स्थिति को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, स्कीमा, स्मरण शक्ति, संज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये कौन सा है? स्कीमा।
ठीक है, स्कीमा आपने देखा होगा स्कीमा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होता है। आत्मसात, सहभागिता, संज्ञान, आग्रह। आपको आत्मसात कहीं भी लिख जाए, आत्मज्ञान कहीं भी लिख जाए, तो फर्स्ट ऑप्शन यही होगा। ठीक है, अगला है शिक्षण या प्रशिक्षण। ठीक है, शिक्षण या प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करने को निम्नलिखित शब्दों में क्या कहा जाता है। मचान या स्काफ फोल्डिंग, संज्ञान, सुदृढ़ीकरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता को निम्नलिखित शब्दों से कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपका मचान या स्काफ फोल्डिंग। ठीक है, मचान या स्काफ फोल्डिंग। ठीक है, अगला देखते हैं व्यवहार में परिवर्तन अधिगम। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। निम्नलिखित सिद्धांत के अंतर्गत आता है नव व्यवहारवाद सिद्धांत। ठीक है, संज्ञात्मक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो नव व्यवहारवाद सिद्धांत आप इस प्रक्रिया में सही मान सकते हैं। अगला है छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों या प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता को लेकर समय के बारे में विश्वास सकारात्मक या नकारात्मक विकसित कर लेता है। निम्नलिखित में कौन सा उपरोक्त कथन को वर्णित करता है। आत्म प्रभावकारिता, स्वविनियम, अहंकार, आत्मविश्वास। ठीक है, तो आत्म प्रभावकारिता। ठीक है, सही रहेगा। समय विश्वास करता है, मतलब समय के बारे में विश्वास, सकारात्मक नकारात्मक सोच विकसित करता है, वो क्या कहता है, आत्म प्रभावकारिता के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रिया एवं संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रियाओं, ठीक है, सोच प्रक्रिया एवं संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। मेटा कोग्निशन या मेटा अनुभूति, स्व विनियमन, सरल अनुभूति। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कौन सा इसके अंदर सही बैठता है। ठीक है, मेटाकोग्निशन या मेटा अनुभूति, ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखना है। शिक्षक प्राय छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि उनमें प्रेरणा का अभाव है, बुद्धि की कमी है, माता पिता का ढीला रवैया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रेरणा का अभाव है, बुद्धि की कमी है, माता पिता का ढीला रवैया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, शिक्षण प्राय छात्र की, तो इसके अंदर हम ऑप्शन देखते हैं प्रेरणा का अभाव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, सीखने की जो समस्या है विश्लेषण करते हैं उसके अंदर सबसे मेन है वो यही होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों आदि को वर्णित करने के लिए किया जा सकता है। अर्थ संबंधी समृद्धि, उपसंख्यात्मक समृद्धि, प्रयोगात्मक समृद्धि। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या ऑप्शन रहेगा, देखिए अर्थ संबंधी समृद्धि। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा, अर्थ संबंधी समष्टि। अगला है निम्नलिखित में कौन से शब्द का प्रयोग हम समय की समृद्धि प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडार और उनकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं। अर्थ संबंधी समृद्धि, उपाख्यात्मक समृद्धि, प्रयोगात्मक समृद्धि, मेटा समृद्धि। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द का प्रयोग
प्रश्न को अच्छे से देखना है। प्रयोग हम समय की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडार और उनकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन होगा आपका मेटा समर्थी। ठीक है, मेटा समर्थी आपका ऑप्शन सही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं हम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है? ठीक है, उपेक्षित से अधिक श्रव्य सामग्री के अतिरिक्त बोलने की बहुत ही उच्च गति, श्रुत विषय वस्तु की स्थिति। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसके अंदर सही रहेगा। ठीक है, अगला है श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है, इससे कैसे सुधार लाया जा सकता है? ठीक है, श्रवण को मौद्रिक पुरस्कार से संबंधित करना, शिक्षण सामग्री को रुचिकर और आवश्यकता से संबंधित करके स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाकर। ठीक है, तो श्रवण को मौद्रिक पुरस्कार से संबंधित करना, शिक्षण सामग्री को रुचिकर और आवश्यकता से संबंधित करके स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाकर। ठीक है, इसके अंदर आप ये उपरोक्त सभी नहीं लगाएंगे, स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना। ठीक है, ऑप्शन सही रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? सूचना का श्रवण, मूल्यांकन श्रवण, गुरुत्वपूर्ण श्रवण, गतिशील श्रवण। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है कि व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए उपयुक्त है? तो इसके लिए मूल्यांकन श्रवण सही रहेगा। ठीक है, मूल्यांकन श्रवण। अगला है अगर लिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है? किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना, वक्ता के व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करने के लिए उपरोक्त ए व बी। ठीक है, उपरोक्त ए व बी, देखिए कौन सा इसके अंदर सही बैठता है। किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना, ये सही रहेगा। ठीक है, किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना। ठीक है, अगला है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। फ्रांसिस गैलन के अनुसार आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में किसको आनुवंशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है? देखिए इसमें क्या कहता है, जो 50% श्रेय है वो माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। तो जो 50% बच गया इसका मतलब वही माता पिता को जाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। कहता है आनुवंशिकता का सारा श्रेय, आनुवंशिक आपके माता पिता ही आप कह सकते हैं, तत्कालीन माता पिता को नहीं, यानी कि दूर के पूर्वजों को जाता है। यानी कि 50% है वो दूर के पूर्वजों को जाता है, जो आपके संगे संबंधी हैं, जो आपके दोस्त हैं। ठीक है, जो अलग अलग अधिगम से जो सीखते हैं वो 50% का श्रेय है। जो 50% का श्रेय है वो अपने माता पिता से ही सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। अगला देखते हैं हम। शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, मूल्यांकन, पुनः शिक्षण, शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण प्रस्तुति। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आपके ये ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हम देखते हैं शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, 4 नंबर करते हैं शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण। फिर करते हैं हम इसका वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, ऑप्शन ए ठीक रहेगा। ठीक है, तो 4 और 1 किसके अंदर हैं? ऑप्शन नंबर 5 के अंदर, 4 के अंदर ये हैं। डी हिस्सा सही रहेगा, 4, 1, 5, 2 और 3। ठीक है, ये अच्छे से लगा लीजिएगा आप। पहले है शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण करना, फिर वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, फिर है आपका शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति करना। ठीक है, फिर 2 नंबर है मूल्यांकन करना और फिर 3 नंबर है पुनः शिक्षण करना। ठीक है, अगला है हमारा एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षण की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। युक्त छात्र निम्नलिखित में किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? एक प्रभावित श्रोता होगा, एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता होगा, एक यथार्थवादी होगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
एक प्रभावी छात्र आपको पता है एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता होता है। मूल्यांकन का जिक्र कहीं भी आ जाए आपको अच्छे से देखना है क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं। उपनयतव और समानता की भावना, चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, अनौपचारिक वातावरण, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी क्वेश्चन का उत्तर सही रहेगा। ठीक है, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन सही रहेंगे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? ठीक है, अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से हम किसको एक अधिगम का परिणाम कह सकते हैं? ठीक है, इसका उत्तर रहेगा बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, कौशल, समझ शक्ति। तो कौशल हम कह सकते हैं। ठीक है, अधिगम का एक परिणाम किसे कह सकते हैं? हम कौशल को एक इसका परिणाम कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानसिक विकास के सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? मानसिक विकास का स्वरूप शारीरिक विकास के समानांतर चलता है। यह एक अनिश्चित पैटर्न है, यह अनियमित पैटर्न नहीं है। मध्य किशोर एवं वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? मानसिक विकास का स्वरूप शारीरिक विकास के समानांतर चलता है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि मानसिक विकास शरीर के उपरांत नहीं चल सकता। ठीक है, मंदबुद्धि आपने देखे होंगे, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वे भी मंदबुद्धि आपको नजर आएंगे। यह एक अनिश्चित पैटर्न है, ये भी गलत रहेगा। यह एक अनियमित पैटर्न नहीं है, ये भी गलत रहेगा। मध्य किशोर एवं वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना, ये आंसर ठीक रहेगा आपका। ठीक है, तो इसका नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सा कथन सवर्ण के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सवर्ण के संबंध में क्रम में सही है? ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। सवर्ण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक सवर्ण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सवर्ण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक सवर्ण एक शारीरिक प्रक्रिया है। दोनों मुख्य रूप से शारीरिक प्रक्रिया है, दोनों जैविक प्रक्रियाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लिए। क्या कहता है? सवर्ण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक सवर्ण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मतलब ध्यान लगाया जाता है, वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन सही है। सवर्ण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, सवर्ण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, ध्यानपूर्वक सवर्ण एक शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। दोनों मुख्य रूप से शारीरिक प्रक्रिया है, दोनों शारीरिक प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो ध्यान लगाया जाता है, उसमें आपको पता है दिमाग का इस्तेमाल होगा, मस्तिष्क का इस्तेमाल होगा। दोनों जैविक प्रक्रिया हैं, दोनों जैविक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। सवर्ण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक सवर्ण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मानवीय रिश्तों को सवर्ण प्रक्रिया के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मानवीय रिश्तों को सवर्ण प्रक्रिया के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। भाई किया जा सकता है। उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा काल निकाल देते हैं। ठीक है, ये ठीक रहेगा। उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना, ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। सवर्ण हमारी संचार का केवल मात्र एक छोटा सा अंश होता है, ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्या कहता है। एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। निम्न में कौन सा शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के उपयुक्त किए जा सकते हैं? सक्रिय सवर्ण, समानुभूति सवर्ण, आलोचनात्मक सवर्ण। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। इसके अंदर कौन सा रहेगा? सक्रिय सवर्ण, समानुभूति सवर्ण। ठीक है, यानी कि समानुभूति सवर्ण दूसरे के जो संवाद है उनको समान देता है, उनको समझने का प्रयास करता है, समानुभूति सवर्ण आप कह सकते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास, गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान न देना, विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है? पुरुष स्त्री, पुरुष और पुरुष दोनों, यह किसी लिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन को फिर से देखिए, पर क्या कहता है? समस्याओं के सुनने का प्रयास करता है, गैर मौखिक संकेतों में ज़्यादा ध्यान न देना, विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। ये सभी लक्षण आपको पता है पुरुष के अंदर ही हैं। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन ए पुरुष सही रहेगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द गहन सोच को दर्शाते हैं? ध्यान मुख्य बिंदु की बजाय पूर्ण रूप से विवरण पर केंद्रित करना, संचार के संदर्भ की उपेक्षा करना, यह संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना, यह केवल सुनने के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान मुख्य बिंदु के बजाय पूर्ण रूप से विवरण पर केंद्रित करना, संचार के संदर्भ की उपेक्षा करना, जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा था तब मूल्यांकन करना। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही रहेगा। जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब उसका मूल्यांकन जरूर करना है। ठीक है, अगला है स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना। स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथित कथन करना और भ्रमित करने वाले विषय वस्तु की पहचान करना इत्यादि मूल रूप से किसको इंगित करते हैं? ठीक है, 96 का ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है। ठीक है, श्रवण बाधाएं, मनोरंजन के लिए सुनना, संदेश को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अच्छे से देख के करिए। श्रवण की बाधाएं ये तो नहीं होगा। मनोरंजन के लिए सुनना, मनोरंजन की थोड़ी ज्ञान के लिए हम सुन सकते हैं। संदेश को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए? शब्दों के वितरण, गति, सारांश करने से बचने का प्रयास करना, सूचना की समीक्षा करना, रचनात्मक सोच पर कम ध्यान देना, विवरण पर ध्यान ना देना एवं व्याख्यान संकेतों की अनदेखी करना, नोट्स न बनाना ताकि व्याख्यान एवं संकेत वितरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहण करना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, किसको व्याख्यान सुनने की चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है, ध्यान दिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहण करना। ठीक है, ये सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारित करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है या सकते हैं? गहन सोच, सूचना साक्षरता, श्रवण, चयनात्मक ध्यान। ठीक है, ऑप्शन देखिए कौन सा सही इसके अंदर बैठता है, कौन सा इसके अंदर सही आता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है? ठीक है, कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारित करना, मूल्यांकन प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सकते हैं? ठीक है, कौन सा उत्तर इसके अंदर सही बैठता है? तो चयनात्मक ध्यान। ठीक है, चयनात्मक ध्यान इसके अंदर सही सेट होता है। अगला है प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव है मातृभाषा में होने चाहिए क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह अधिगम को सरल बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। ठीक है, देखिए कौन सा उत्तर सही रहेगा। प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में होने चाहिए क्योंकि यह अधिगम को सरल बनाता है। ठीक है, यानी कि जिस भाषा में आप पढ़ रहे हैं उसी भाषा में यदि उसका पाठ्यक्रम होगा तो आपको सही नॉलेज होगी, आपका अधिगम सरल होगा। ठीक है, अगला है हमारा निम्नलिखित में शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? उचित पुरस्कार देना, उपयुक्त मार्गदर्शन करना, सदैव उपयुक्त उदाहरण देना, कक्षा में व्याख्यान देना। ठीक है, आपको पता है उपयुक्त मार्गदर्शन से ही शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है उपयुक्त मार्गदर्शन करना। ठीक है, अगला है शिक्षक के लिए छात्रों के अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? कहानी सुनाना, अनुशासन की भावना विकसित करना, शिक्षण का स्वयं का आदर्श व्यवहार, उसके माता पिता को विश्वास में लाना। ठीक है, कौन सा सही रहेगा? आपको पता है शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार इंपॉर्टेंट है। शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छे संस्कार सिखाएगा। ठीक है, श्रेष्ठ मार्ग कहलाता है वही। अगला हमारा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जाता है? चयनित अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन, गहन अध्ययन,
कंठस्थ करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कौन सा क्वेश्चन उत्तर सही बैठता है इसके अंदर। गहन अध्ययन, ठीक है, यानी गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से अनुपस्थित समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है। पाठ्यक्रम को कम करना, शिक्षकों की सहानुभूति, शिक्षण संस्थान का आकर्षक व्यवहार, छात्रों को प्रेरित करना। ठीक है, देखिए कौन सा सही रहेगा इसके अंदर। छात्रों को प्रेरित करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ उपाय है छात्रों को प्रेरित करना। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से छात्रों के अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का उपयुक्त उपाय कौन सा है। देखिए आपका पेपर नज़दीक है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा दुहराई हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ज़्यादा तकलीफ़ें ना उठानी पड़े, इसलिए माध्यम को ज़्यादा सरल बनाया गया है, सरल क्वेश्चनों को ही उठाया गया है। ठीक है, इससे आपके चैप्टर की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाए। प्रश्न की हम कह नहीं सकते, प्रश्न किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, लेकिन आपको अनुमानित थोड़ा सा पता हो तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझकर आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है फिर करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पता है 5 क्वेश्चन का होता है, 10 नंबर का होता है, लेकिन मैं कहता हूँ आपसे 10 नंबर का नहीं, कम से कम 15 से 16 नंबर का आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 7 या 8 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 5 से नहीं, कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। पहला यूनिट है, इम्पोर्टेंट यूनिट है। ठीक है, कठोर परिश्रम के लिए सुझाव, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण, निजी ट्यूशन के सुझाव, नैदानिक शिक्षण। ठीक है, क्या रहेगा, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और तो अच्छे से बैठता ही नहीं भाई। समस्याओं के समाधान के उपयुक्त उपाय कौन सा है, तो निजी ट्यूशन भी नहीं हो सकता, नैदानिक शिक्षण भी नहीं, कठोर परिश्रम के लिए सुझाव नहीं, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण। ठीक है, अगला है हमारा, देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थितियों में शिक्षार्थी का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थितियों में शिक्षार्थी का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए कौन सा रहेगा, उपरोक्त सभी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन इसके अंदर सही रहेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं, किसे जानते हैं हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, आपने अधिगम के बारे में इनको पढ़ा होगा। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड में सिगमंड फ्रॉइड के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है, छोटा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं इसको हम। निम्नलिखित में से शिक्षण के संज्ञात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है। ठीक है, ये भी देखिए, N.L. गेज, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षण के संज्ञात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक तो कौन है, तो संज्ञात्मक सिद्धांत के N.L. गेज। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है। विद्यालय, भाषा प्रयोगशाला, भाषा शिक्षण, भाषा अनुदेश। ठीक है, देखिए, विद्यालय, भाषा प्रयोगशाला, भाषा शिक्षण, भाषा अनुदेश। ठीक है, तो भाषा प्रयोगशाला इंपॉर्टेंट रहेगा। अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त कथन में उल्लेखित उद्देश्य निम्नलिखित में किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। भावनात्मक, संज्ञात्मक, मन प्रेरक, ए और सी दोनों। ठीक है, क्या कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो इसके अंदर मन है, प्रेरक ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, मन प्रेरक सही रहेगा, यानी खुद के उस ऊपर लेता है,
इसमें ना कोई भावनात्मक होता है ना कोई संज्ञात्मक होता है। छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। इस कथन में निहित उद्देश्य के सुनिश्चित करने के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं? प्रोत्साहन, सुदृढ़ीकरण, आकार देना, उद्दीपन, नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन को फिर से पढ़िए। प्रोत्साहन, सुदृढ़ीकरण, आकार देना, उद्दीपन, नियंत्रण। उद्दीपन, नियंत्रण। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है? संज्ञात्मक, उद्दीपन प्रक्रिया, संपूर्ण अनुकूलन, वर्ण्य अनुकूलन। ठीक है, कौन सा रहेगा देखिए? संज्ञात्मक। ठीक है, संज्ञात्मक रहेगा। अगला है, जब एक अध्याय सुनिश्चित करता है कि छात्र गणित के विषय में एक अभ्यास पूरा करें एवं 2 नंबर है, निर्देश स्पष्ट और निश्चित है तो वह मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग कर रहा होता है? वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, शिथिलता। जब एक अध्येता यह सुनिश्चित करता है कि छात्र गणित के विषय में अभ्यास पूरा करे एवं निर्देश स्पष्ट और निश्चित है तो वह मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग कर रहा है? ठीक है, वैधता का प्रयोग कर रहा है, वैलिडिटी का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन से एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच, रुचियों की सीमित सीमा। अमूर्त सोच। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक शिक्षक ने एक छात्र जो कि धूम्रपान करता है, धूम्रपान के व्यवहार को बदलने में निम्नलिखित कथन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धूम्रपान के कथन को बदलने, व्यवहार के बदलने के निम्नलिखित कथन का प्रयोग किया जाता है। धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वस्थ है। इस कथन को निम्न किस अवधारणा का उदाहरण माना जाता है? मतलब कहता है कि धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वस्थ है, यानी उसके कथन के व्यवहार को बदलता है। वह कौन सा होगा? संज्ञात्मक, वैचारिक, सार्थक, चुनौती। ठीक है, कौन सा होगा इसके अंदर? संज्ञात्मक, वैचारिक, सार्थक, अधिगम और चुनौती। ठीक है, सार्थक, अधिगम और चुनौती। कौन सा इसके अंदर सही रहेगा? ऑप्शन देखिए, संज्ञात्मक विषवर्ता। ठीक है, संज्ञात्मक विषवर्ता इसके अंदर सही ऑप्शन रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसी पाठ्य पुस्तक को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है? दीर्घकालीन अध्ययन, अवधारणा को समझना, उच्च स्वर में पढ़ना, अवधारणा को लिखित रूप में लेकर आना। दीर्घकालीन अध्ययन, अवधारणा को समझना, उच्च स्वर में पढ़ना, अवधारणा को लिखित रूप में लेकर आना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अवधारणा को समझना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। पाठ्यपुस्तक कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी है अवधारणा को समझना। अगला है, निम्नलिखित में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है? अधिगम का, अनुसंधान का, आनुवांशिकता का, स्पष्टीकरण। अधिगम का देखने की जरूरत नहीं है। प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जाता है? अधिगम का परिणाम कह सकते हैं हम। आनुवांशिकता तो जो माता पिता से सीखता है। ठीक है, अनुसंधान अलग रहेगा आपका। स्पष्टीकरण जो से उनकी बातों को व्याख्या करता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता? व्यवहार, रवैया, अवधारणा, ज्ञान, परिपक्वता। अधिगम का परिणाम नहीं माना जाता है, व्यवहार, रवैया माना जाता है, अवधारणा भी होती है, ज्ञान भी होता है, इसके परिपक्वता यह नहीं होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गलत है, तो यही उत्तर सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है, कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि वे मेधावी छात्र हैं, संपन्न परिवारों से संबंधित हैं, कृत्रिम व्यवहार दिखाने हेतु कक्षा में अनुशासित वातावरण बनाने के लिए। ठीक है, देखिए क्या कहता है, कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि वे मेधावी छात्र हैं, संपन्न परिवारों से संबंधित हैं,
कृत्रिम व्यवहार दिखाने हेतु कक्षा में अनुशासनिकता का व्यवहार बनाने के लिए, ठीक है। वे मेधावी छात्र हैं, हर एक चीज़ में रुचि रखते हैं, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हर यूनिट का हम अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।